यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी असली ढाबे, व्यक्ति या जगह को बदनाम करने से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अगर रात के ठीक 3 बजे हाईवे पर आपको एक ऐसा ढाबा दिखे जहां बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हों, तंदूर जल रहा हो, लोग खाना खा रहे हों, लेकिन अंदर बैठे हुए आदमी की प्लेट खाली हो, तो क्या आप वहां रुकेंगे? मुरथल की सड़क पर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे याद करके आज भी मेरे हाथ कांप जाते हैं। मैं बस 5 मिनट के लिए चाय पीने रुका था, लेकिन वहाँ जो पराठा मेरे सामने रखा था उसमें से घी की खुशबू नहीं, जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। और जब मैंने बिल पर नज़र डाली तो उस पर खाने की कीमत नहीं लिखी थी। उस पर लिखा था, अब तुम भी वापस नहीं जा पाओगे। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अर्जुन है। यह घटना लगभग 2 साल पहले की है, लेकिन मैं आज तक उस रात को भूल नहीं पाया। मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उस समय मेरी नौकरी बहुत तनाव भरी थी। सुबह से रात तक काम सीमित फ़ोन कॉल और ऊपर से बॉस का लगातार दबाव। कई बार ऐसा लगता था कि मैं इंसान नहीं, कोई मशीन बन चुका हूँ। उस दिन शुक्रवार था। ऑफिस में अचानक देर रात तक काम अटक गया था। मुझे उसी रात दिल्ली से करनाल जाना था, क्योंकि अगले दिन सुबह मेरी छोटी बहन की सगाई थी। घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे, अर्जुन कब निकलेगा, रात ज़्यादा मत करना, हाईवे पर ध्यान से चलना। मैं हर बार यही कहता, बस निकल रहा हूँ, लेकिन असल में मैं रात करीब 1 बजने में 15 मिनट रह गई थी। दिल्ली की सड़कें उस वक्त खाली थी, हवा ठंडी थी, आसमान में बादल थे और हल्की हल्की धुंध नीचे उतरने लगी थी। मैंने कार स्टार्ट की, फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और जीटी रोड की तरफ निकल पड़ा। दिल्ली से बाहर निकलते रात के करीब 1:45 बज चुके थे। सड़क पर सिर्फ ट्रक, कुछ बसें और अभी अभी तेज़ रफ्तार कारें दिखाई दे रही थी। हाईवे की लाइटें दूर से धुंधली लग रही थी। कार की हेडलाइट जैसे धुएं को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया। पहले तो एक पुराना गाना चला, फिर अचानक आवाज़ खड़खड़ लगी। मैंने चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन हर चैनल पर वही अजीब सी आवाज़ आने लगी। फिर 1 सेकंड के लिए आवाज़ बिल्कुल साफ़ हुई। रेडियो से किसी बूढ़े आदमी की धीमी आवाज़ आई, रुक मत जाना। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। पहले मुझे लगा शायद नेटवर्क की कोई गड़बड़ होगी। रात में ऐसे सिग्नल विक्स हो जाते हैं, मैंने खुद को समझाया और कार चलाने लगा। लेकिन उसके बाद से मुझे अजीब बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी कार के पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने रियल व्यू में देखा, पीछे सड़क खाली थी, सिर्फ धुंध। मैंने स्पीड थोड़ी कम की। करीब 2:40 बजे मैं मुरथल के पास पहुंच रहा था। मुरथल का नाम सुनते ही दिमाग में ढाबे, परांठे, चाय, भीड़ और हाईवे की रौनक आ रही थी। लेकिन उस रात माहौल बिल्कुल अलग था। अक्सर रात में भी वहाँ चहल पहल रहती थी, लेकिन उस दिन सड़क बहुत सुनसान थी। कुछ ढाबे की लाइटें दूर दूर जल रही थी, मगर ज़्यादातर जगह अजीब सी
खामोशी थी। मेरी आंखें भारी होने लगी थी। लगातार काम और लंबी ड्राइविंग की वजह से नींद आने लगी थी। मैंने सोचा 5-10 मिनट रुककर चाय पी लेता हूँ, फिर सीधा घर। तभी सड़क के बाई तरफ मुझे एक ढाबे की चमकीली हुई लाइट दिखाई दी। बोर्ड पर बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, रात वाला ढाबा। नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। 2 ट्रक, एक पुरानी बस, कुछ कारें। तंदूर की आग भी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा, चलो यहाँ रुक जाता हूँ, भीड़ भी है, सुरक्षित रहेगा। मैंने कार ढाबे के सामने रोकी। घड़ी में लगभग 2:59 AM। जैसे ही मैंने कार का इंजन बंद किया, मुझे अचानक लगा कि आसपास की सारी आवाज़ें बंद हो गई है। न ट्रक का हॉर्न, न हवा की आवाज़, न कुत्तों का भौंकना, न लोगों की बातचीत। सिर्फ ढाबे के अंदर से बर्तनों की धीमी खनखनाहट आ रही थी। मैं कार से उतरा। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए तेल, पुराने धुएं और गीली मिट्टी की मिली जुली बदबू। मैंने जैकेट की चेन ऊपर की और ढाबे के अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही मुझे सबसे पहली चीज़ अजीब लगी, ढाबे में लोग बैठे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। करीब 10-12 लोग अलग अलग टेबल पे बैठे थे। कोई ट्रक ड्राइवर जैसा लग रहा था, कोई परिवार के साथ बैठा था। एक बूढ़ा आदमी अकेला कोने में बैठा था और एक सफ़ेद कुर्ते वाला आदमी बिल काउंटर के पास खड़ा था। लेकिन सब चुप थे, इतनी चुप्पी कि मेरी चप्पलों की आवाज़ भी मुझे बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। मैंने एक खाली टेबल देखी और बैठ गया। टेबल पर पहले से एक स्टील का गिलास रखा था। गिलास में पानी भरा था, लेकिन पानी बिल्कुल काला दिखाई दे रहा था, जैसे उसमें राख घुली हो। मैंने गिलास को हाथ नहीं लगाया। कुछ ही सेकंड बाद एक दुबला पतला वेटर मेरे पास आया। उसकी उम्र करीब 8 साल होगी। सफ़ेद बाल, झुरी हुई कमर, आँखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसने मेरी सीट सफ़ेद कमीज पहनी हुई थी। उसने मेरी तरफ बिना पलक झपकाए देखा और बोला, क्या लोगे? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे गले से नहीं, कहीं दूर से आ रही हो। मैंने कहा, एक चाय दे दो और एक जल्दी बन जाए तो एक आलू पराठा। वेटर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़ा और चला गया। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। मैं हैरान हुआ। हाईवे पर नेटवर्क चला जाता है, लेकिन पूरी तरह गायब। फ़ोन पर सिर्फ एक लाइन लिखी आ रही थी, नो सर्विस। मैंने फ़ोन एयरप्लेन मोड करके फिर ऑन किया, लेकिन नेटवर्क नहीं आया। तभी मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। घड़ी में लगभग समय था 3:03। मैंने अपनी घड़ी देखी। मेरे फ़ोन में भी 3:03 ही बज रहे थे। मैंने सोचा, ठीक है, समय यही है, समय सही है। लेकिन फिर मैंने देखा कि दीवार वाली घड़ी की सेकंड वाली सुई चल नहीं रही है, वह 3:03 पर अटकी हुई है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वही वेटर चाय लेकर आया। कप पुराना था, किनारे से थोड़ा टूटा हुआ। चाय का रंग बहुत गहरा था, ऊपर हल्की सी मलाई तैर रही थी। चाय से भाप उड़ रही थी, लेकिन उसमें चाय की चुस्की नहीं थी, खुशबू नहीं थी। मैंने कप नाक के पास किया,
अचानक मुझे बदबू आई, जैसे किसी पुराने बंद कमरे की। मैंने कप नीचे रख दिया। वेटर वहीं खड़ा था। मैंने कहा, भाई पराठा कितना टाइम लगेगा? वह बोला, बस तंदूर में लग चुका है। मैंने हंसते हुए कहा, पराठा तंदूर में? वह मेरी बात पर नहीं हंसा, बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे मेरी हंसी तुरंत गायब हो गई। मैंने नज़रें हटाई और आसपास देखने लगा। तभी मुझे एक और अजीब बात महसूस हुई। ढाबे में बैठे सभी लोग अपनी प्लेटों में देख रहे थे। उनके सामने प्लेटें थी, लेकिन प्लेटों में कुछ नहीं था। आखिर खाली प्लेटें, फिर भी उन्हें हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे वह खाना खा रहे हो। एक आदमी गलियों से खाली प्लेट से कुछ उठाने की कोशिश कर रहा था। एक औरत अपने बच्चे को खाली प्लेट मुंह तक ले जाकर खिला रही थी। बच्चा बिल्कुल चुप बैठा था। उसकी आंखें मेरी तरफ थी, पूरी तरह खुली हुई, बिना पल झपकाए। मेरे गले में सूखापन महसूस हुआ। मैं उठकर जाने वाला था कि पीछे से आवाज़ आई, पहली बार आए हो? मैंने मुड़कर देखा। मेरे पीछे वही टेबल पर एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर बैठा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सिर पर मफलर, आंखों में डर और थकान। मैंने कहा, हाँ, बस चाय के लिए रुका था। वह धीरे से बोला, चाय मत पीना। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? मुझे बूढ़े ने इधर उधर देखा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, जो यहाँ खा लेता है वह यहाँ से जा नहीं पाता। मैंने सोचा शायद यह कोई पागल आदमी है या रात में शराब पी बैठा है। मैंने कहा, आप क्या बोल रहे हो? वह मेरे करीब झुका और बोला, बिल आने से पहले भाग जाना। तभी पीछे से वेटर की आवाज़ आई, पराठा आ गया। मैंने तुरंत पीछे देखा। वेटर मेरे सामने खड़ा था। मुझे समझ नहीं आया वह कब आया। उसके हाथ में स्टील की प्लेट थी। प्लेट में एक बड़ा सा पराठा रखा था। ऊपर सफ़ेद मक्खन का टुकड़ा था। पराठा देखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही प्लेट मेरे सामने रखी गई, मुझे वही बदबू फिर आई। इस बार और तेज़, जले हुए कपड़े जैसी, जली हुई लकड़ी जैसी और उनके पीछे किसी जली हुई चीज़ की भयानक गंध। मैंने प्लेट से नज़र हटाई। वेटर बोला, खा लो, ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा, भाई रहने दो, मुझे जाना है। कितने पैसे हुए? वह बोला, पहले खाओ फिर बिल मिलेगा। मैंने सख्त आवाज़ में कहा, नहीं खाना, बिल दो। वेटर का चेहरा बदल गया। पहले उसकी आंखें खाली थी, अब उनमें गुस्सा था। वह धीरे से बोला, यहाँ आने वाला हर आदमी खाता है। मैंने कुर्सी पीछे खिसकाई। पूरे ढाबे में अचानक हल्की सी हलचल हुई। सारे लोग जो अभी तक अपनी खाली प्लेटों में देख रहे थे, एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। एक साथ उनकी गर्दनें मेरी तरफ घूमी। इतनी धीमी और एक ऐसी हरकत थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मुझे अब डर लगने लगा था। मैंने टेबल पर 100 रुपये का नोट रखा और उठ गया। रख लो पैसे, मुझे जाना है। मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाया, तभी काउंटर पर खड़े सफ़ेद कुर्ते वाला आदमी ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, बिल तो ले जाओ साहब। उसकी आवाज़ साफ थी, लेकिन उसमें अजीब भारीपन था। मैंने कहा, नहीं चाहिए। वह बोला, यहाँ बिल लिए बिना कोई नहीं जाता। मैंने तेज़ कदमों से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं ढाबे के दरवाजे तक पहुँचा, बाहर की धुंध अचानक बहुत गहरी हो गई।
इतनी गहरी कि मेरी कार भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सभी लोग अब खड़े थे। वेटर मेरे पीछे कुछ कदम दूर खड़ा था, उसके हाथ में बिल था। उसने बिल मेरी तरफ पकड़ाया। ले लो। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मैंने बिल लेने से मना किया। वह एक कदम और आगे आया। ले लो। मुझे लगा अगर मैंने बिल नहीं लिया तो कुछ बहुत बुरा होगा। मैंने कांपते हाथों से बिल ले लिया। पेपर ठंडा था, बर्फ़ जैसा ठंडा। मैंने उस पर नज़र डाली। ऊपर ढाबे का नाम लिखा था, रात वाला ढाबा। नीचे आइटम लिखे थे, चाय एक, आलू पराठा एक, मेहमान एक। मैंने आखिर लाइन पढ़ी, कुछ कीमत एक जान। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने बिल फेंक दिया और दौड़ पड़ा। बाहर धूप इतनी ज़्यादा थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदाजे से कार की तरफ भागा। मेरी कार जहाँ खड़ी थी वहाँ अब कार नहीं थी। मैंने जब जेब से चाबी निकाली और लॉक बटन दबाया, दूर कहीं से बीम की आवाज़ आई। मैं उस आवाज़ की तरफ भागा। धुंध में मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं गिरते गिरते बचा। नीचे देखा तो एक पुराना जला हुआ टायर पड़ा था। मैं फिर भागा। पीछे से लोगों की धीमी आवाज़ें आने लगी। रुक जाओ, खाना पूरा नहीं किया, बिल बाकी है, रात अभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अचानक मुझे अपनी कार दिखाई दी। मैंने भागकर दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। कार ने आवाज़ की, छिक छिक छिक। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने फिर कोशिश की, ठक ठक। मेरे माथे पर पसीना आ गया। हे भगवान, प्लीज़। तीसरी बार मैंने चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने राहत की सांस ली और कार तेज़ी से आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही मैंने हेडलाइट ऑन की, मैं जम गया। मेरी कार के ठीक सामने वही बूढ़ा ट्रक ड्राइवर खड़ा था। वह दोनों हाथ फैलाकर मुझे रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने ब्रेक मारा। वह मेरी खिड़की के पास आया और ज़ोर-ज़ोर से बोला, उधर मत जाना, आगे रास्ता नहीं है। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? हाईवे तो उधर है। वह बोला, यह ढाबा हाईवे पर नहीं है, तुम अंदर आ चुके हो। क्या अंदर? बूढ़े की आंखें में आंसू आ गए। वह बोला, जहाँ से सिर्फ वही निकलता है जो किसी और को छोड़ जाए। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए। क्या बकवास है ये? बूढ़ा बोला, सुनो, मेरे पास समय कम है। रात के 3 बजे यह ढाबा दिखाई देता है। जो थका हुआ, अकेला या डरा हुआ होता है, उसे यह अपनी तरफ खींच लेता है। यहाँ जो खाना खाता है वह हमेशा के लिए यहीं रुक जाता है, लेकिन जो खाना नहीं खाता उसे एक मौका मिलता है। मैंने पूछा, कौन सा मौका? वह बोला, सुबह 4 बजे से पहले इस ढाबे की सीमा से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारी कार, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारी आवाज़ सब यहाँ रह जाएगा। मैंने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने एक पल मेरी तरफ देखा, फिर बोला, मैं भी अभी कभी तुम्हारी तरह रुका था, बस 4 चाय पीने। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। मैंने पूछा, देखा? पीछे देखा। ढाबे के दरवाजे पर अब सारे लोग खड़े थे। उनमें से कुछ के चेहरे सामान्य नहीं थे। एक आदमी का आधा चेहरा जला हुआ था। एक औरत की आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। एक बच्चे के होंठ नीचे थे और वह वेटर, उसका चेहरा अब आधा काला पड़ चुका था।
जैसे आग में जो लग गया हो। काउंटर वाला सफ़ेद कुर्ते वाला आदमी सबसे आगे खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। बूढ़े ने मेरी कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। मुझे साथ ले चलो, मैं रास्ता बताऊंगा। मैं एक पल के लिए डर गया, अगर यह भी उन्हीं में से हुआ तो। लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे नकली नहीं लग रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला। वह जल्दी से अंदर बैठ गया। सीधे मत जाना, बाएं मोड़ो। मैंने कार बाईं तरफ मोड़ी। सामने कोई खड़ा नहीं था, सिर्फ धुंध और कच्चा रास्ता। यहाँ से, हाँ, जल्दी। मैंने एक्सीलेटर दबाया। कार चलने कच्चे रास्ते पर उछलती हुई आगे बढ़ रही थी। पीछे से ढाबे की लाइटें छोटी होती जा रही थी, लेकिन आवाज़ें अभी भी साफ सुनाई दे रही थी। अर्जुन, मैंने एकदम ब्रेक पर पैर रखा। मैंने बूढ़े से पूछा, इनको मेरा नाम कैसे पता? बूढ़ा बोला, यह तुम्हारे दिमाग से बातें निकाल लेते हैं, यादों से, डर से। तभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप चल उठी। नेटवर्क अभी भी नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर मेरी माँ का नाम चमक रहा था। माँ कॉलिंग। मैं रोने जैसा हो गया। माँ का फ़ोन है। बूढ़े ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। मत उठाना। क्यों? यह तेरी माँ नहीं है। फ़ोन बजता रहा। रिंगटोन की जगह अब किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। अर्जुन बेटा, कहाँ है तू? मुझे बचा ले, मैं ढाबे के पीछे हूँ। मेरी आँखों में आंसू आ गए। आवाज़ बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। लेकिन बूढ़ा चिल्लाया, कॉल उठाया तो तू वापस मुड़ेगा और फिर कभी नहीं निकलेगा। मैंने दांत भींचे और फ़ोन सीट पर फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद में फ़ोन अपने आप शांत हो गया। फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तू अच्छा बेटा नहीं है, मेरे साथ कांप रहे हैं। मैंने कार तेज़ चलाई। कच्चा रास्ता बहुत ख़राब था। दोनों तरफ खेत जैसे दिख रहे थे, लेकिन धुंध इतनी भी थी कि साफ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक सामने एक लड़की दिखाई दी। वह सड़क के बीच खड़ी थी। उसने लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसके बाल खुले थे, चेहरा नीचे झुका हुआ। मैंने ज़ोर से ब्रेक मारा। कार उसके कुछ फीट पहले रुक गई। बूढ़ा डर के मारे सीट के चिपक गया। वह वही है। मैंने पूछा, कौन? बूढ़ा फुसफुसाया, जिसके कारण यह सब हुआ है। लड़की धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा पीला था, आंखें बड़ी और काली, होठों पर हल्की मुस्कान। वह बोली, भैया, मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ बहुत मासूम थी। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। वह मुस्कुराई, डर क्यों रहे हो? मैं रास्ता भूल गई हूँ। बूढ़ा बोला, आगे देख, उसकी तरफ मत देख। लेकिन मैं नज़रें नहीं हटा पा रहा था। लड़की की आंखें बहुत अजीब थी, जैसे वह मुझे खींच रही हो। वह मेरी कार के बोनट पर हाथ रखकर झुकी और शीशे के पास अपना चेहरा ले आई। अब उसका चेहरा इतना पास था कि उसी सांस की धुंध सीधे जम रही थी। उसने शीशे पर उंगली से कुछ लिखा, 3:03। फिर उसने मुस्कुराया कर कहा, इतनी जल्दी क्या है अर्जुन, अपना पराठा तो खा कर जाओ। मैं चीख पड़ा। मैंने अपनी गाड़ी रिवर्स में डाली और पीछे हटाई। फिर साइड में निकालकर कार तेज़ी से आगे बढ़ा दी।
पीछे शीशे में देखा तो वह लड़की अब सड़क पर नहीं थी, लेकिन अगले ही पल वह मेरी कार की पिछली सीट पर बैठी दिखाई दी। मैंने रियल व्यू मिरर में उसे देखा। उसका चेहरा मेरे ठीक पीछे था। वह धीमे से बोली, मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया। कार फिसलती और एक पेड़ से टकराते टकराते बची। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पिछली सीट खाली थी। बूढ़ा हाफ रहा था। तूने उसे देख लिया, अब वह पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं चिल्लाया, यह सब क्या है? कौन है वो? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बताना शुरू किया। बहुत साल पहले यहाँ हाईवे के पास एक छोटा सा ढाबा था। नाम कुछ और था। मालिक भी अच्छा आदमी था। रात में ट्रक ड्राइवर, परिवार, यात्री सब करते थे। एक रात एक लड़की अपने परिवार के साथ वहां आई। कहा जाता है कि उस लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। ढाबे के पीछे वाले पुराने कमरे में उसे बंद कर दिया गया। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ पड़ी। बूढ़ा आगे बोला, लड़की ने मदद मांगी, लेकिन ढाबे वालों ने पैसे लेकर चुप्पी साध ली। सुबह होने से पहले उस कमरे में आग लग गई। लड़की अंदर जलकर मर गई। उसके साथ कई और लोग भी फंस गए। किसी ने सच नहीं बताया। केस दब गया। ढाबा बंद हो गया। बाद में जगह खाली कर दी गई, लेकिन रात के 3 बजे वही ढाबा फिर जल उठता है। जिन लोगों ने उस रात चुप्पी साधी थी, उन लोगों ने गलत किया था। सबकी आत्माएं यहीं फंस गई। और अब जो भी अकेला मुसाफिर यहाँ आता है, उसे यह ढाबा अपने मेल में जोड़ लेता है। मैंने घबराकर पूछा, तो उस लड़की की आत्मा बदला ले रही है? बूढ़ा बोला, नहीं, वह बदला नहीं ले रही। वह चाहती है कि कोई सच बाहर ले जाए, लेकिन ढाबे वाले किसी को जाने नहीं देते। मैंने कहा, तो आप क्यों नहीं गए? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। मैंने चाय पी ली थी। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं यहाँ 70 साल से फंसा हुआ हूँ। मैं शुतर रह गया। कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। घड़ी देखी, 3:30 बजने में 3 मिनट बाकी थी। हमारे पास सिर्फ 33 मिनट थे। मैंने पूछा, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? बूढ़ा बोला, एक पुराना पीपल का पेड़ आएगा, उसके बाद टूटी हुई दीवार के बाहर अगली हाईवे है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले वह तुम्हें रोकेंगे। कौन? जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अचानक सामने धुंध के बीच कई परछाइयाँ दिखाई देने लगी। सड़क पर लोग खड़े थे। ढाबे वाले, वह लोग धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में स्टील की प्लेट थी, खाली प्लेटें, और वह सब एक साथ बोल रहे थे, खा लो, खा लो, खा लो। मैंने हॉर्न बजाया, कोई नहीं हटा। बूढ़ा चिल्लाया, सीधे निकाल, यह इंसान नहीं है। मैंने आंखें बंद जैसे करके एक्सीलरेटर दबा दिया। कार उन परछाइयों के बीच से निकल गई, लेकिन जैसे ही कार उनके बीच से गुजरी, अंदर भयानक ठंड फैल गई। मेरे कानों के पास किसी ने फुसफुसाया, अर्जुन, भूख लगी है। मैंने स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। अचानक कार के शीशों पर हाथों के निशान छपने लगे, काले जले हुए हाथ। बाएं शीशे पर, दाएं शीशे पर, सामने विंडो सीट पर। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग कार के साथ दौड़ रहे हैं और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
बूढ़ा कुछ मंत्र जैसा बुदबुदा रहा था। मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हो? वह बोला, मुझे पता है, याद नहीं, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन शायद इससे थोड़ी देर रुक जाए। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। दूर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था। उसकी टहनियाँ धुंध में किसी बूढ़े आदमी की उंगलियाँ जैसी लग रही थी। बूढ़ा चिल्लाया, वह वही, उनके पास से दाएं मुड़ना। मैंने स्पीड बढ़ाई। तभी कार अचानक बंद हो गई। इंजन शांत, लाइट बंद, सब कुछ अंधेरा। मैंने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। बूढ़ा बोला, वह नहीं चाहते कि तुम पहुँचे। तभी सामने अंधेरे में ढाबे का काउंटर वाला आदमी दिखाई दिया। सफ़ेद कुर्ता अब जलकर काला पड़ चुका था। उसका चेहरा आधा पिछला हुआ था, लेकिन मुस्कुरा वही थी। वह धीरे धीरे हमारी कार की तरफ आया। उसके हाथ में वही बिल था। वह बोनट के सामने खड़ा हुआ और बिल शीशे पर चिपका दिया। उस पर लिखा था, मेहमान भाग नहीं सकते। मैंने हर डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी बूढ़े ने मेरा कंधा पकड़ा। सुन अर्जुन, अब एक ही रास्ता है। मैंने पूछा, क्या? वह बोला, तू कार से उतर, पीपल तक भाग। पेड़ के पीछे टूटे दीवार है, दीवार पार करके ही तू बच पाएगा। और आप? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, मेरा बिल बहुत पहले कट चुका है। मैंने कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह पहली बार जोर से बोला, मेरे लिए मत रुक। मैं जा नहीं सकता, लेकिन शायद तू जा सके। और अगर तू बच गया तो उस लड़की का सच बाहर बताना, यही उसकी मूर्ति है। बाहर काउंटर वाला आदमी कार के शीशे पर उंगलियां घिसा रहा था। शीशे पर दरारें पड़ रही। बूढ़े ने कहा, जब मैं दरवाज़ा खोलूँगा तू भागना, पीछे मत देखना। कोई तेरे नाम से पुकारे मत देखना। तेरी माँ की आवाज़ आए मत सुनना। लड़की रोए मत रुकना। बस दीवार पार कर ले जाना। मेरी आंखों में आंसू थे। आपका नाम क्या है? वह बोला, लोग मुझे बलदेव कहते हैं। अगले ही पल उसने दरवाज़ा खोला और पूरी ताकत से चिल्लाया, भाग। मैं कार के कूदकर बाहर निकला और पीपल के पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे पीछे भाग भयानक चीखें गूंज उठी, जैसे 100 लोग एक साथ रो रहे हों। मैंने पीछे नहीं देखा। मेरे पैरों के नीचे कीचड़ था। कई बार फिसला, हाथ छिल गए, लेकिन मैं भागा रहा। पीछे से मेरी माँ की आवाज़ आई, अर्जुन बेटा रुक जा। मैंने दांत बींच लिया। फिर मेरी बहन की आवाज़ आई, भैया मेरी साईं सहगाई है, तुम नहीं आओगे। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन मैं रुका नहीं। फिर उस लड़की की आवाज़ आई, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस बार मेरे कदम धीमे पड़ गए। वह आवाज़ ऐसी थी जिसमें दर्द था, सच था। मैंने मुड़ने की गलती कर दी। पीछे देखा, वह लाल दुपट्टे वाली लड़की पीपल के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा अब डरावना नहीं लग रहा था। वह रो रही थी। उसके हाथ जले हुए थे, चेहरे पर राख थी, आंखों में विनती थी। वह बोली, सच बता देना। मैंने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसी पल उसके पीछे काउंटर वाला आदमी दिखाई दिया। उसने लड़की के कंधे पर हाथ रखा। लड़की का चेहरा अचानक डर से भर गया। वह चीखी, भागो। मैं फिर दौड़ा। पीपल के
पीछे सचमुच एक टूटी हुई दीवार थी। दीवार बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके ऊपर कांच के टुकड़े टुकड़े लगे थे। मैंने बिना सोचे चढ़ने की कोशिश की। हाथ कट गया, खून निकल आया। पीछे से आवाज़ें करीब आ रही थी। बिल बाकी है, मेहमान भाग रहा है, पकड़ो। मैंने पूरी ताकत लगाई और दीवार पर चढ़ गया। जैसे ही मैं दूसरी तरफ कूदा, मेरे कानों में तेज हॉर्न की आवाज़ गूंजी। मैं सड़क के किनारे गिरा था। हल्की असली हाईवे। सामने से एक ट्रक तेज़ी से आ रहा था। ड्राइवर ने मुझे देखकर ब्रेक मारा। ट्रक मेरी तरफ कुछ फीट पहले रुक गया। ड्राइवर उतरा और चिल्लाया, पागल है क्या? रात में सड़क पर कहाँ से कूद आया? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं पीछे मुड़ा। जहाँ से मैं कूदा था वहाँ कोई दीवार नहीं थी, कोई पीपल नहीं था, सिर्फ खाली खेत। दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली, सुबह हो चुकी थी। मैं एक छोटे से क्लिनिक में था। वही ट्रक ड्राइवर मुझे वहाँ लाया था। मेरे हाथ पर पट्टी बंधी थी, सिर भारी था, शरीर टूट रहा था। मैंने पहला सवाल पूछा, मेरी कार कहाँ है? ड्राइवर ने कहा, कौन सी कार? तू तो सड़क किनारे अकेला पड़ा मिला था। मैंने जेब टटोली। फ़ोन था लेकिन बंद। मैंने उसे चालू किया। फ़ोन में नेटवर्क आ गया। समय था 7:12 AM। मेरी माँ के 24 मिस कॉल थे। मैंने तुरंत कॉल किया। माँ रो रही थी। अर्जुन, तू कहाँ है? रात भर फ़ोन बंद क्यों था? मैंने झूठ बोला। माँ, कार ख़राब हो गई थी, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं था। मैंने पुलिस में कार गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई। आस पास कई जगह पूछताछ की। कोई ढाबा, कोई रात वाला ढाबा, कोई बलदेव नाम का ट्रक ड्राइवर, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन जब मैंने एक बूढ़े चाय वाले से उस जगह के बारे में पूछा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, बेटा, रात में उस तरफ मत जाया कर। कई साल पहले वहाँ एक ढाबा जल गया था, कुछ लोग मरे थे। बाद में जगह साफ कर दी गई थी। लेकिन आज भी कुछ हाईवे कहते हैं कि रात 3 बजे वहाँ रोशनी दिखती है। मैंने पूछा, वहाँ कोई लड़की भी मरी थी क्या? चाय वाला कुछ चुप हो गया। उसने धीरे इधर उधर देखा और बोला, लोग कहते हैं एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था। नाम शायद राधिका था, लेकिन किसी ने केस नहीं खोला, सब दब गया। मेरे दिमाग में उसी आवाज़ गूंज गई, सच बता देना। मैंने उस दिन घर जाकर सबको कुछ नहीं बताया। बाहर की बहन की सगाई हुई, सब खुश थे, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका था। कई दिन बाद मैंने इंटरनेट पर पुरानी खबरें खोजी। घंटों खोजने के बाद मुझे एक छोटा सा आर्टिकल मिला, लगभग 17 साल पुरानी खबर। उसमें लिखा था, मुरथल के पास पुराने ढाबे में आग पहुंच, 5 लोगों की मौत। नीचे एक छोटी लाइन थी, एक युवती के लापता होने की आशंका, जांच जारी, लेकिन शायद कभी पूरी नहीं हुई। मैंने उस खबर का प्रिंट निकाला, पुलिस के पुराने रिकॉर्ड निकलवाने की कोशिश की। बहुत दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें सामने आई।
उस रात आग दुर्घटना नहीं थी। ढाबे के पीछे एक कमरा था। उस कमरे से एक लड़की की जली हुई चूड़ी मिली थी और उसी केस में एक ट्रक ड्राइवर का नाम गवाहों की लिस्ट में था, बलदेव सिंह। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार बलदेव सिंह आग वाली रात के बाद लापता हो गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। मैंने कागज़ हाथ में पकड़े बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। तो बूढ़ा सच बोल रहा था। वह 70 साल से वहीं फंसा था। कुछ हफ्तों बाद मैं फिर उस जगह गया। दिन का समय था, धूप तेज थी, सड़क सामान्य थी, लोग आ जा रहे थे। वहाँ कोई ढाबा नहीं था, बस सड़क से थोड़ा हटकर खाली ज़मीन थी। मैं खेत की तरफ गया। बहुत खोजने के बाद मुझे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना स्टील का चम्मच मिला, जला हुआ। उसके पास राख जैसी काली मिट्टी थी और थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे मुझे लाल रंग के कपड़े का छोटा सा टुकड़ा मिला। मैंने उसे हाथ में उठाया। हवा अचानक ठंडी हो गई। दिन के 12 बजे भी मेरे कानों में एक धीमा आवाज़ आई, धन्यवाद। मैं कांप गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर खेत के किनारे वही लड़की खड़ी थी, लाल दुपट्टा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह मुझे देख रही थी। उसके पीछे बलदेव भी खड़ा था, उसके हल्का सा सिर झुकाया। मैं पलट झपकते उससे पहले दोनों गायब हो गए। उस दिन के बाद मैंने उस घटना के बारे में एक रिपोर्टर लिखी, पुराने केस की जानकारी कुछ पत्रकारों को भेजी और सोशल मीडिया पर भी डाली। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कहानी बना रहा है, कुछ ने कहा रात में नींद आ गई होगी, सपना देख रहा होगा। लेकिन कुछ पुराने ट्रक ड्राइवर ने मुझे मैसेज किया। एक ने लिखा, भाई मैं भी वहाँ रुका था, मैंने चाय नहीं पी थी इसलिए बच गया। दूसरे ने लिखा, मेरे पिता वहाँ से गायब हुए थे। तीसरे ने सिर्फ इतना लिखा, 3:03 से पहले निकल जाना चाहिए था। आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूँ तो रात के बाद कभी नहीं रुकता। मुरथल का नाम आते ही लोग पराठों और चाय की बात करते हैं, लेकिन मुझे याद आता है कि वह खाली प्लेटों, वह काला पानी, वह बिल, वह लड़की और बलदेव की आखिरी आवाज़, पीछे मत देखना। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। करीब 6 महीने पहले की बात है। रात को मेरे फ़ोन पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। समय था 3:03 AM। मैं नींद में था। फ़ोन लगातार बज रहा था। मैंने स्क्रीन देखी। नंबर के नीचे लोकेशन नहीं लिखी थी, मुरथल हाईवे। मेरी आंख रुक गई। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। कॉल कट गया। फिर एक मैसेज आया। मैंने कांपते हाथों से मैसेज खोला। उसमें सिर्फ एक फ़ोटो थी। फ़ोटो में मेरी कार थी, वही कार जो उस रात गायब हो गई थी। वह एक पुराने ढाबे के बाहर खड़ी थी। ढाबे के बोर्ड पर लिखा था, रात वाला ढाबा, और मेरी कार की हेडलाइट और सीट पर कोई बैठा था। मैंने फ़ोटो जूम की। सीट पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक बिल था और बिल पर लिखा था, अगली बार खाना पूरा खाना। उस दिन के बाद मैं अपना नंबर बदल दिया, कार की रिपोर्ट बंद करवा दी, उस रास्ते से जाना भी बंद कर दिया।
लेकिन कभी कभी रात के स्टार्ट में जब घड़ी 3:03 दिखाती है, मेरे कमरे में हल्की सी तंदूर की गंध फैल जाती है। फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जलती है और एक नोटिफिकेशन आता है, आपका बिल अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर अभी आप रात में मुरथल की तरफ सफ़र कर रहे हो और सड़क के किनारे अचानक एक चमकता हुआ ढाबा दिखाई दे जहां बाहर गाड़ियां खड़ी हों, तंदूर जल रहा हो पर अंदर कोई आवाज़ न हो, तो मेरी बात याद रखना। थक जाओ तो भी मत रुकना, भूख लगे तो भी मत रुकना, चाय भी खुशबू आए तो भी मत सूंघना, और अगर कोई बूढ़ा वेक्टर आपके सामने पराठा रखकर कहे खा लो, ठंडा हो जाएगा, तो समझ जाना आप रास्ते पर नहीं, उसके बिल में आ चुके हो।